हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का वन शूट वीडियो के तहत तीसरा वीडियो करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे वो मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित बातों को करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक, इनसे रिलेटेड आज हम जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वन शूट वीडियो के तहत सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहां से पहला है कार्बन। अब कार्बन और उसके यौगिक पढ़ते क्यों हैं, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 6। तो पहले कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद जो दूसरा कक्षक रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 4। इसका मतलब जो है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां से 2 पॉइंट्स और निकल कर आते हैं। कार्बन जो है C+4 आयन नहीं बनाता है और कार्बन C-4 आयन नहीं बनाता है। ये संयोजक यौगिक या फिर ये यौगिक के रूप में ही क्यों रहता है? तो पहला क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। जिससे देखें कि कार्बन के जो है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी जो है अगर देखा जाए ऑक्टेट रूल के हिसाब से पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो अस्थायीपन प्राप्त कर सके। तो इसका मतलब अगर मान लो ये कार्बन की स्ट्रक्चर है तो इसमें इसके पहली सेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो यहाँ पर क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसका नाभिक है और ये अंतिम कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जो देखते हैं जो नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल रहता है और इलेक्ट्रॉन को जो है इस पर डालना भी मुश्किल रहता है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें क्या होगा, अगर इसको ऑक्टेट रूल पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को इसको ग्रहण करना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। उस कंडीशन पर जो है इस पर +4 चार्ज आएगा या फिर -4 चार्ज आएगा। तो देखो इसका जो नाभिक रहता है इसके इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करता है, तो इनके बीच में आकर्षण बल रहता है। लेकिन इतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन के बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। इसका नाभिक जो है इस पर आकर्षण बल लगाता है लेकिन उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये खींच सके। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है, इसके न्यूक्लियस में इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को खींच सके। यही रीजन होता है कि जो कार्बन रहता है वो C-4 आयन नहीं बनाता है। अब अगर देखा जाए यहां से ये पता चल गया -4 आयन क्यों नहीं बनाता है। यहाँ इसका नाभिक है, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। इनके बीच में आकर्षण बल तो काम ही कर रहा था, तभी अब इनके बीच में आकर्षण बल तो काम करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने के पास इसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि 4 इलेक्ट्रॉन को खींच सके। अब यहां से तो ये यही रीजन होता है कि ये -4 आयन नहीं बनाता है। अगर ये देखा जाए ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके जो है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, और ये अस्थायी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इसके न्यूक्लियस और नाभिक के बीच इतना कम भी आकर्षण बल नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉनों को वो आसानी से मतलब जो है निकल जाए। इसका मतलब जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों पर जो है बल लगाता है। इतना भी ज्यादा बड़ा बल नहीं लगाएगा, इतना कम भी बल नहीं होगा कि जो है यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सके। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालने पर प्लस चार्ज आता है। यही रीजन होता है कि कार्बन +4 आयन नहीं बनाता है। कार्बन -4 आयन क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में इतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को खींच सके। और उसके बाद इस कारण से जो कार्बन है -4 आयन नहीं बनाता है। इसके लिए न्यूक्लियस में इतना भी कम आकर्षण बल नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने दे। इस कारण से कार्बन C+4 आयन नहीं बनाता है। तो इस कारण से कार्बन को क्या करना पड़ेगा? कार्बन को अपना आवश्यक पूरा करने के लिए 4 अन्य पदार्थों से जो है अन्य परमाणुओं से
इसको बंद बनाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से अगर ये है तो ये क्या होगा, बंद बनाएगा। और यही रीजन होता है कि कार्बन जो है उसके नाम से एक चैप्टर ही बन गया है, कार्बनिक यौगिक। और या फिर आगे 11th में हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन पूरा। इसका रीजन यही होता है कि कार्बन आयन नहीं बनाता है, वो सिर्फ यौगिक बनाता है। क्योंकि अभी बताए जो है, जो रीजन है, इस कारण से -4 और ये +4 आयन नहीं बनता है, इसके सिर्फ यौगिक बनते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है सीख लेते हैं आईयूपीएसी नामकरण करना। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन के चेन के बारे में देखना होगा। जैसे एक कार्बन होगा तो इसके लिए मेन लिखा जाता है, 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ होता है, 3 कार्बन रहता है तो प्रोप होता है, और 4 कार्बन रहता है तो ब्यूट होता है, 5 कार्बन रहता है तो पेंट रहता है। ज्यादातर जरूरत हमें यहीं तक पड़ता है। 1 रहेगा तो मेन, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नोन, और 10 कार्बन होगा तो डेप्थ। तो हमें 5 ही तक ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा एथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा पेंट, 6 कार्बन होगा हेक्स, और 7 कार्बन होगा हेप्ट, 8 कार्बन होगा ऑक्ट, और 9 कार्बन होगा नोन, और 10 कार्बन होगा तो डेप्थ। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ से आईयूपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले देखेंगे कार्बन की कितनी लंबी चेन है। इसके बाद हम देखते हैं एल्केन के बारे में। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। कहने का मतलब अगर जो है जितने भी कार्बन के परमाणु हैं उससे 2 गुने से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो किस में आ जाएगा, एल्केन में। तो इसका n बराबर 1 रखते हैं तो C1H2 गुणे 1+2 तो C1H4 हो जाएगा। कहने का मतलब CH4। अब इसमें क्या है, एल्केन में N जुड़ेगा और उसके बाद फिर एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होगा, मेथ। तो मेथ प्लस N क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ प्लस N क्या हो जाएगा, मेथेन। इसी तरीके से n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H2 × 2+2 तो C2 2 दूना 4, 4 2 6। इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस N ग्रुप का है तो 8 प्लस N क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसकी अगर खुली संरचना बनाई जाएगी तो इस तरीके से बनेगा। और इसमें क्या है, इसकी अगर C2H6 की खुली संरचना बनाई जाएगी तो क्या होगा, C, इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर H H H, उसके बाद H H H, इस तरीके से ये हो जाएगा C2H6 की पूरी संरचना। तो यहां से देख सकते हैं, अगर इसको और भी तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से फार्मूले को ड्राइव करते हैं। यहां से मेथेन और एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस N एथेन, इसका भी नाम एक होगा एथेन, इसका भी नाम एथेन होगा, क्योंकि ये अलग अलग रूप है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से आ सकता है। इसके बाद अगर 3 कार्बन होता है, N बराबर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, C3H 3 गुणे 2 + 2 तो C3 3 दूनी 6 + 2 6 2 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 8, 3 हो गया ये 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से मेथ एक प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रो प्लस A, क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं जो है आईयूपीएसी नामकरण करना एल्केन ग्रुप में इस तरीके से होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्कीन। हम लोग देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये होता है एल्कीन का फार्मूला। तो n का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, C1H2 × 1 तो CH2। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। तो यही रीजन होता है कि यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है तो मेथ, और एल्कीन में क्या जुड़ता है, ईन जुड़ता है तो मेथीन। तो कभी भी मेथीन नहीं बनता है। अगर देखा जाए क्यों नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन का दो
श्रृंखला इसकी खाली है, यहाँ से भी नहीं जुड़ा, यहाँ से भी। अगर n का मान 2 रखें तो 2 रखने पर C2H2 इंटू 2 कितना हो जाएगा C2H4। तो इसमें 2 कार्बन है, इसकी संरचना को यहाँ पर भी बना लेते हैं, 2 कार्बन और इसके बाद फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर डबल बंद कर देंगे, तो इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से रहता है, चाहे ये वाला संरचना हो, चाहे ये वाली संरचना हो यहाँ से, और चाहे ये वाली संरचना हो, तीनों का नाम एक ही होगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक और किस ग्रुप का है, ईन ग्रुप का है, 1 प्लस ईन क्या हो जाएगा एथीन। तो पहला सदस्य अगर पूछा जाए एल्कीन का क्या होता है तो एथीन होता है। इसी तरीके से n का मान अगर 3 रखा जाए तो क्या होगा C3 हो जाएगा H2 इंटू 3, तो C3H6 हो जाएगा। अब इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 और यहाँ से देखा जाए 4 5 और 6 यहाँ पर हो गया। अब इसकी संरचना को देखा जाए 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ ना जुड़ करके यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर कोई बन जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, मेन 1 प्रो, प्रो प्लस ई क्या हो जाएगा प्रोपीन। तो यहाँ से एल्कीन ग्रुप में देख सकते हैं कि कितने बंध आ रहे हैं, 2 बंध। बाद हम लोग जो है समझते हैं एल्काइन क्या होता है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब इसका पहला सदस्य क्या होगा, n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा C1H2 इंटू 1 माइनस 2, C1H2 माइनस 2 C1H0। इसका मतलब C1 ही इसमें आ रहा है, H का मान कितना है 0 है। तो इस तरीके से अगर एक कार्बन रहता है तो मेथ होता है, उसके बाद फिर एल्काइन का तो है तो आइन हो जाएगा, तो इसका मतलब मेथाइन। और ये नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है आप लोग यहाँ से देख चुके होंगे कि क्यों नहीं बनता, क्योंकि कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है। इसके बाद फिर n का मान 2 रखते हैं, तो n का मान 2 रखने पर कितना आएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4 माइनस 2 कितना हो जाएगा C2H2, तो C2H2 हो जाएगा। अब इसका अगर संरचना बना जाए तो C सिंगल बॉन्ड C, फिर H है, फिर H, यहाँ पर कार्बन का कितना बंध है 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 बंध और कर देंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 1 होगा। उसके बाद किस ग्रुप का है, आयन का है, एल्काइन का है, तो आयन जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइन। इसका मतलब क्या होगा कि जो एल्काइन होगा उसका पहला सदस्य क्या हो जाएगा एथाइन। मेथाइन क्यों नहीं बनता समझ गए होंगे। इसके बाद फिर n का मान रखते हैं 3, n का मान 3 रखने पर कितना आ जाएगा C3H 2 गुणे 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा C3H 3 गुणे 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा C3H माइनस H4। इसकी संरचना बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर H H H, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा मेथ 8 प्रो, प्रो। इसके बाद फिर किस ग्रुप का है, आयन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। तो इस तरीके से देख सकते हैं एल्केन में सिर्फ 1 बंध मिलता है, एल्कीन में 2 बंध पाया जाता है और एल्काइन में 3 बंध पाया जाता है, और कुछ इस तरीके से नामकरण किया जाता है। हम लोग देखते हैं एल्किल समूह। तो एल्किल समूह का फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बचता है, एल्किल बचता है। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 माइनस एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा CnH2n+1। तो ये होता है एल्किल। एल्किल हमेशा किसके रूप में, ब्रांच के रूप में यूज किया जाता है, शाखा के रूप में। अब इसका पहला सदस्य देखते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो कितना होगा C1H2 इंटू 1+1, तो CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ, और किस ग्रुप का है, एल्किल का है तो इल जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर n का मान 2 रखा जाए तो क्या होगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 1, तो C2 2 दूना 4 प्लस 1, तो C2H5। अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से 1 प्लस किस ग्रुप का है, इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और ये हमेशा किसके रूप में यूज होता है, शाखा के रूप में, क्योंकि अगर इसकी संरचना देखेंगे तो एक तरफ से खुला रहता है, CH3 है तो यहाँ से कोई भी चीज आकर के यहाँ से जुड़ता है, ये एज ए ब्रांच यूज होता है शाखा के रूप में। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय जो है किन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो IUPAC नेम लिखते हैं, इसका फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल नेम रहता है। अब IUPAC नेम लिखते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो पहला नियम है IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुनी जाती है। तो कार्बन की लंबी चेन कैसे, इसको दिखाते हैं, इस तरीके से है, और एक कार्बन चेन दी गई है। अब इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, अगर देखा जाए तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से कार्बन की चार चेन आई है, 4 इसमें है। यहाँ से देखते हैं अगर 1 2 3 ही आई है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब सबसे लंबी चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कार्बन की IUPAC नेम करते समय सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन चुना जाता है। लंबी चेन में हो जाएगा, यहाँ से 5 कार्बन की लंबी चेन हो जाएगी। इसके बाद फिर इसमें ये क्या हो जाएगा, ये एज ए ब्रांच हो जाएगा शाखा के रूप में, ये शाखा के रूप में हो जाएगा ब्रांच। और ये क्या हो जाएगा, मेन चेन, मेन चेन इसको बोलते हैं मुख्य शाखा, मुख्य चेन जिसको बोला जाता है मुख्य चेन, ये मेन चेन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एज ए ब्रांच के रूप में यूज होगा। तो IUPAC नेम करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनना है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में ये कहता है यदि कार्बन की एक शाखा हो तो गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से शाखा पहले आता है। तो इसको हम देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पर एक और है कार्बन, तो इसमें मेन चेन क्या हो जाएगा, ये वाला होगा मेन चेन, मुख्य शाखा ये हो जाएगा, मुख्य चेन ये हो जाएगा, शाखा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसकी गिनती किस तरफ से करेंगे, इसकी गिनती करेंगे सबसे पहले नियम लगा लेंगे। पहले नियम में सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन तो चुन लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी चेन है ये। इसके बाद फिर इसमें ये क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। अब दूसरे नियम में ये देखते हैं कि कार्बन में अगर एक ही शाखा हो तो गिनती उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से शाखा पहले आए। तो किस तरफ से शाखा पहले आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से करेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा। और इस तरफ से अगर करते हैं, अगर इस तरफ से करते हैं तो कितने नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर आएगा। इसका मतलब गिनती हमें उस तरफ से करनी है जिस तरफ से शाखा पहले आता है। तो शाखा पहले किस तरफ से आता है, इस तरफ से आता है, तो गिनती हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। गिनती इस तरफ से नहीं की जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं, यदि ये तो एक ब्रांच है तब इसके लिए कंडीशन हो गई। यदि कार्बन की जो है एक से ज्यादा ब्रांच हो, एक से ज्यादा शाखाएं हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसको लेते हैं तो इसमें सबसे पहले पहला नियम लगाएंगे, कार्बन की लंबी चेन क्या हो जाएगा, ये कार्बन की लंबी चेन होगी, ये शाखा हो जाएगी, और ये शाखा हो जाएगी, और ये मुख्य चेन हो जाएगी। अब इसमें तो 2 शाखाएं हैं, तो इसका मतलब गिनती हमें दोनों तरफ से कर लेना है, 1 2 3 4 5। और जिस शाखा पर जो है किस नंबर पर आ रहा है उस नंबर को देख लेना है। जहां पर कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। इसको हमें नोट कर लेना है। इसके बाद दूसरी तरफ से गिनती करनी है, तो यहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से गिनती करने पर 1 2 3 और 4 और 5, कितना आ गया, इस किस नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, और उसके बाद 4 नंबर पर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। इसका मतलब गिनती हमें
किस तरफ से करना होगा, जिस तरफ से गिनती दोनों शाखाओं की पोजीशन जोड़ने पर जिस तरफ से कम आती है उसी तरफ से हमें गिनती करनी पड़ेगी। इसका मतलब काउंटिंग हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो काउंटिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो आप लोग समझ गए होंगे जो है किस तरीके से करते हैं। एक शाखा रहेगी तो उसकी गिनती उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से पहले आता है। अगर दो शाखाएं हैं, दो या दो से ज्यादा शाखाएं हैं, तो जिस जिस नंबर पर शाखा आ रही है उस नंबर को डिनोट कर लें और दोनों तरफ से गिनती करके योग निकाल लें। जिस तरफ से कम आता है उसी तरफ से गिनती होगी। इसको न्यूनतम योगफल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 नियम सीख गए। इसके बाद ध्यान देना, अगर वही शाखा 2 बार आती है, जैसे चौथे नियम में है वही शाखा अगर 2 बार आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा CS3 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ा है तो CS3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा CS3। यही शाखा 2 बार आ रही है तो 2 बार जब वही शाखा आती है तो उसके लिए डाई यूज किया जाता है। अगर 3 बार आती है तो ट्राई, अगर 4 बार आता है वही तो टेट्रा। तो 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। तो चौथे नियम में हम ये बता सकते हैं कि अगर दो बार कोई शाखा आती है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 बार आती है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आती है तो टेट्रा लगाते हैं। यहाँ से 3 नियम तो लिखे, एक नियम आप लोग खुद से लिख सकते हैं जो भी बताए। 2 बार आता है तो ट्राई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट नियम। तो इसमें क्या है, यदि क्रियात्मक समूह भी है तो क्रियात्मक समूह में क्या आ जाएगा, द्विबंध, त्रिबंध, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो क्रियात्मक समूह रहेगा और शाखा दोनों रहता है तो उस कंडीशन में किसको वरीयता दी जाएगी, उस कंडीशन में क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाएगी। गिनती किस तरफ से होगी, किस तरफ से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो गिनती इस तरफ से होगी क्योंकि 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह भी आ रहा है और 2 नंबर पर अगर देखते हैं इधर से गिनती करने पर क्या आ रहा है शाखा। तो शाखा और क्रियात्मक समूह दोनों होने पर गिनती उस तरफ से की जाएगी जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले आएगा। तो इन 5 नियम को अप्लाई करके जो है हम किसी भी यौगिक का और किसी नियम निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है इन यौगिकों का नामकरण करते हैं अपने नियम को अप्लाई करके। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुना जाएगा, ये कार्बन की लंबी चेन हो गई, ये शाखा हो गया। तो 2 नियम लग गया, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन, उसके बाद शाखा। तो उसके बाद फिर तीसरा नियम के हिसाब से किस तरफ से गिनती करें, शाखा पहले आए तो इस तरफ से 1 2 3 4, इस तरफ से दूसरे नंबर पर आ गई है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2। और दूसरे नंबर पर है क्या, इसका क्या नाम, मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 से क्या हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये एल्केन है ब्यूट प्लस एन, तो 2 मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, अब देखो इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुना जाएगा, ये कार्बन की लंबी चेन है, इसमें 2 मुख्य शाखा है ये दोनों, और ये किस किस नंबर पर आ रही हैं। अब इसमें दोनों ही कंडीशन में गिनती करने पर दो ही नंबर पर आ रही हैं। इसका मतलब चाहे इस तरफ से गिनती करे चाहे इस तरफ से गिनती करे, गिनती करने पर सेम ही आएगा। तो नामकरण क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा। इसमें 2 नंबर पर आ रहा है मेथिल और 3 नंबर पर 2, 3, 2 बार यही आ रहा है तो डाई हो जाएगा मेथिल, और उसके बाद मेथ एक प्रोप ब्यू, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो है किस तरीके से और किसी ने किया जाता है। तो अभी पूरा जब हम पढ़ा देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो जितने नियम हैं, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह और शाखा ये 11th में रहता है, तो अगर आप लोगों को इतना बेसिक आता है तो इतना 10th के लिए काफी है। यहाँ से शाखा के रूप में हम लोग जो है क्लोरो का यूज करते हैं, ब्रोमो का यूज करते हैं और आयोडो का और फ्लोरो का। तो इनका यूज हमेशा किसके रूप में होता है, फ्लोरो। इनका यूज हमेशा जो है शाखा के रूप में होगा। जैसे इसका नामकरण अगर हम करें, Cl यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C। अब इसका नाम सबसे लंबी चेन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शाखा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा शाखा हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, किस तरफ से गिनती करेंगे, तो दोनों यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर अगर इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर और 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4 कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब गिनती किस तरफ तरीके से होगी, गिनती इस तरफ से होगी।
तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, मेथिल, और जो है 3 नंबर पर क्या जुड़ा है, क्लोरो। तो 2 क्लोरो, सॉरी 3 क्लोरो, और उसके बाद 2 मेथिल, और मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो जाएगा पेंट प्लस 1 ई, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटीन, पेंटेन, पेंट प्लस इन रहेगा, यहाँ पर पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आरपीएससी में कर सकते हैं, इसको सार्थक के रूप में हम दिखा दें किस तरीके से यूज होता है। इसके बाद हम कुछ और क्रियात्मक समूह को देखते हैं। तो OH, जिसमें भी OH रहेगा इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। इसमें क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, जिससे क्या हो जाएगा CH3OH। तो इसमें एक कार्बन है तो मेथ और प्लस ऑल हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनॉल। इसी तरीके से C2H5OH रहेगा तो 2 कार्बन है तो 8 प्लस ऑल, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल। इसी तरीके से 3 कार्बन होगा C3H7OH, तो 3 कार्बन होगा तो मेथ प्रो प्लस ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं OH रहेगा तो ऑल जुड़ता है। अगर COOH रहता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सी समूह। इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ता है OE, जैसे HCOOH, इसका नाम एक कार्बन है तो मेथ प्लस क्या हो जाएगा, ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, इसको बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो यहां से अगर कहेगा मेथेनोइक क्या होता है तो COH रहता है HCOH। एथेनोइक पूछा जाएगा तो C2CH3COOH, ये हो जाएगा CH3COH। तो एथ प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका मतलब जो COOH रहता है उसमें क्या जुड़ता है, ओइक जुड़ता है, और जो OH समूह रहता है उसमें क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं CHO क्या होता है, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड समूह। इसमें क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, जैसे HCHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, HCHO का नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मेथ और प्लस अल, क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसी तरीके से अगर जो है 2 कार्बन होगा CH3CHO, तो 2 कार्बन है तो 8 प्लस अल, क्या हो जाएगा, एथेनल। और इसी तरीके से 3 कार्बन है CH3CH2CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथ 8 प्रोप प्लस अल, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगर CHO रहेगा तो अल जोड़ करके उसका यूपीएससी नेम करते हैं। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, CHO और COH, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हम लोग जो है कुछ यौगिकों के जो है यूपीएससी नामकरण को देखते हैं। तो जो है इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसमें देखो दोनों तरफ से गिनती करने पर 2 क्रियात्मक समूह ही द्विबंध वाला है, तो दोनों तरफ से गिनती करते हैं 1 2 3, तो 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, इधर 1 2 3 दोनों तरफ से सेम है, तो गिनती किसी भी तरफ से कर सकते हैं। इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4, कितने कार्बन है, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और उसके बाद फिर किस नंबर पर जुड़ा है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, 1,3, और 2 बार ही आया है डाई, और किस ग्रुप का है ये, एल्कीन का है, डाईईन हो जाएगा, डाई प्लस ईन, इसका मतलब ब्यूट 1 3 डाईईन, ये हो जाएगा। या फिर इसको कह सकते हैं 1 3 डाई ब्यूटीन को ही बोल सकते हैं। इसका यूपीएससी नामकरण क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरफ से गिनती करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इस तरफ से पहले है। तो मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट लिखेंगे पेंट, उसके बाद फिर 2, और उसके बाद किस ग्रुप का है, ईन का है, इसका मतलब 2 पेंटीन। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया था, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड से ही रिलेटेड है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 1 2 3 यहाँ पर करेंगे तो 1 नंबर पर क्या आ रहा है, OH, जिसमें OH समूह आता है वो क्या जुड़ता है उसमें, मेथ 8
प्रोपेनॉल। अब इस तरफ से गिनती नहीं करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह H पहले ही स्थान पर है, इसलिए चाहे इसको 1 प्रोपेनॉल बोले चाहे प्रोपेनॉल कहें, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस ओइक, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, ये CH2 यहाँ पर है, इसकी संरचना को तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा एक CH3, तो इसका नाम क्या होगा, में यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3, ये एज ए ब्रांच यूज हो जाएगा, अगर देखा जाए एज ए ब्रांच यूज हो जाएगा। से अब हम लोग जो है कुछ दहन अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। कुछ अभिक्रिया है जैसे दहन अभिक्रिया, इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर संकलन अभिक्रिया। इन सब कुछ अभिक्रियाएं हैं कार्बनिक यौगिक को कार्बन और उसके यौगिक चित्र में। तो हम पहला अभिक्रिया शुरू करते हैं दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया में क्या होगा, जब किसी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उष्मा प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, साथ में जल भी निकलता है। उष्मा प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भी निकलता है, और जल भी निकलता है, ठीक है। तो किसी भी वैसे भी अगर जलाते हैं तो क्या रहता है, अगर इसको ठंडी में एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो ठंडी में किसी भी भीगी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है पहली बात, तो इसका मतलब CO2 निकलेगा, और उसके बाद फिर जो है वो जो भीगी लकड़ी रहती है सूख जाती है, इसका मतलब H2O भी निकल रहा है। उसके बाद फिर कहीं पर अगर अलाव या फिर तपता जिसको बोलते हैं जलता है तो वो दिखता भी है दूर से, इसका मतलब उसमें प्रकाश भी निकलता है, और प्लस अगर हम हाथ में उसको सेकते हैं तो क्या रहता है, वो उससे हमें ऊष्मा मिलती है। ये पॉइंट, ये एग्जांपल को ध्यान रख करके सारे पॉइंट बता लोगे। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या क्या निकलता है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 प्रकाश और ऊष्मा निकलेगी इसमें। इसी तरीके से अगर मीथेन की दहन अभिक्रिया पूछा जाए तो मीथेन को अगर जलाया जाता है, मीथेन का फार्मूला CH4 जिसको IUPAC नेम से निकाल सकते हैं, तो एक कार्बन मेथ प्लस एक मीथेन हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 H2O प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मीथेन की दहन अभिक्रिया लिखो, तो CH4 O2 CO2 ये हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं। अब पहले बताया था कार्बन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर करते हैं 2, तो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, यहाँ पर करते हैं 2, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से कभी कभी पूछा जाता है एथेनॉल, एथेनॉल की दहन अभिक्रिया। तो एथेनॉल फार्मूला क्या होता है, एथेनॉल का फार्मूला क्या है, 2 कार्बन है C2H5 और OH, तो ये हो जाएगा एथेनॉल का फार्मूला। इसका जब दहन अभिक्रिया किया जाता है तब भी यही बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा, प्रकाश और ऊष्मा निकलेगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, 2 कार्बन है तो 2, उसके बाद फिर कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को करते हैं तो 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 2 यहाँ पर कर दे तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और 1 5, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, तो इस तरीके से नहीं बैलेंस होगा, यहाँ पर 6 लाना है तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितना करेंगे 3, तो 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद फिर ऑक्सीजन यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 3, ये हो गया, और ये 2 दूना 4, तो 4 3 7, इसका मतलब यहाँ पर कितना करेंगे 7/2 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 7/2 गुणे 2 से, ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है, जैसे सेम दहन अभिक्रिया होती है उसी तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फर्क इतना होता है कि इसमें
ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, लेकिन ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा रहती है इसमें। ऑक्सीजन की एक नियंत्रित मात्रा में अगर अभिक्रिया होती है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। अगर नियंत्रित मात्रा में नहीं होती है तो उसको दहन अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। अब इसको दिखाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में संयोग होता है। तो जैसे इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को जब क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ उष्मा इसको हीट किया जाता है तो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाता है, अम्ल में। इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और क्या बनता है, जल बनता है। एथेनोइक अम्ल और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है देख सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसमें से देखो हाइड्रोजन कैसे पृथक होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, CH3 है। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जा रहा है यहाँ से। और इसमें क्या है, KMnO4 में जो है जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से O2 यहाँ पर जाकर संयोग करता है। तो एक O यहाँ का हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर O हो गया, और एक O यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से पृथक होकर के जल बना देता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संकलन अभिक्रिया को। तो संकलन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो देखिए संकलन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। पैलेडियम एक उत्प्रेरक होता है या फिर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का योग होने पर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, पहले उन पॉइंट्स को समझते हैं। उत्प्रेरक है पैलेडियम और निकेल। तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी भी अभिक्रिया में भाग बिना लिए अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसको तेजी प्रदान कर देता है। जैसे क्या है, आग में घी डालना, तो ये क्या हो जाएगा, घी क्या करता है, वो उसको और अधिक जो है ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर देता है। उत्प्रेरक का काम वही होता है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ अभिक्रिया को तीव्र बना देता है। तो इसका मतलब इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया जाएगा, पैलेडियम और निकेल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है या फिर 3 बंध पाया जाता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये क्या होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या फिर ये दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया भी था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या 3 बंध होता है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति लेनी है, Pd और Ni, और जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लेते हैं। इसका हाइड्रोजन से योग करने पर, हाइड्रोजन करने पर ये जाकर के जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा तो ये बंध टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब एल्कीन किस में परिवर्तित हो गया, एल्कीन परिवर्तित हो गया एल्केन में। एल्कीन किस में परिवर्तन हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर 3 बंध रहता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है निकेल उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, एक यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर इसका निकेल या फिर Pd उत्प्रेरक की उपस्थिति में रहेगा, हाइड्रोजन से योग, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ पर जाकर जुड़ाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, मेथेन। एथीन से हमने क्या बना दिया, एथेन। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एथाइन से क्या बना दिया, एथीन बना लिया, उसके बाद फिर एथेन बना लिया। ठीक है, तो ये जो है इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, संकलन। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर मेथेन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, Cl2 से कराई जाती है, तो Cl का जो परमाणु होगा
वो मेथेन के हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस कारण से इसको जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की अभिक्रिया अगर जो है कराई जाती है Cl2 से, तो Cl2 का जो अणु होता है Cl, वो मेथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे CH4 है, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई गई सनलाइट में तो ये क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन को निकाल देता है, इसका मतलब HCl निकल जाएगा। अब एक Cl यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है CH3Cl। अब यहाँ से ये बचा CH3Cl, फिर Cl2 से अभिक्रिया होगा तो क्या हो जाएगा, HCl फिर निकल जाएगा, HCl फिर यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से HCl निकल जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा और यहाँ पर Cl2 हो गया। इसी तरीके से CH2 Cl2 फिर HCl इसमें करते हैं, CH2 Cl2 फिर की अभिक्रिया Cl2 से पुनः करवाते हैं तो फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH Cl3 और ये Cl, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो अगर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना हो तो इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक बार और होगा CH Cl3 प्लस Cl2, सनलाइट हर जगह रहेगा, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा और प्लस HCl। इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से जो है हम लोग जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इन चारों अभिक्रियाओं को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चारों अभिक्रियाएं पूछी जाती है। तो यहाँ से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यहाँ से नहीं दिख रहा था तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये चारों अभिक्रियाएं जो अभी बताएं ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस वीडियो को जो है वन शूट वीडियो का ये पहला पार्ट मान सकते हैं। सेकंड पार्ट में लगभग 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल के गुण के बारे में और एथेनोइक अम्ल के, फिर साबुन और अपमार्जक, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देख लेंगे। वन शूट वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा इस चैप्टर का। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।